सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अन अकेडमी एमएच बोर्ड स्कॉलर्स। तो यार देखो, स्वागत है इस चैनल पर। अगर अभी तक अन अकेडमी एमएच बोर्ड्स को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो यार क्या कर रहे हो। अन अकेडमी एमएच बोर्ड स्कॉलर्स को सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी से और बेल आइकन को हिट करो सारी नोटिफिकेशंस पाने के लिए। ठीक है, तो आज लेके आई हूँ स्टैंडर्ड 9th का कुमार भारती यानी कि टेक्स्ट बुक में का लेसन। ठीक है, तो इस बच्चे के जैसे खुश हो जाओ यार और कमेंट्स में एक बार थम्स अप बता दो। ठीक है, तो देखो, फर्स्ट पोयम हमने देख ली लाइव, सेकंड भी हमने देख लिया द स्विस फैमिली, एंड नाउ हम जा रहे हैं 1.3 पे, दैट इज हैव यू एवर सीन, कि आपने कभी देखा है। ठीक है, तो आज हम इस पोयम को अच्छे से समझेंगे भी। ठीक है, इट इज द पोयम और किसने लिखे वो यहाँ पे बताया नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखा है एनोनिमस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि किसने लिखा, उस पोएट ने अपना नाम बताया नहीं है, जस्ट पोयम लिख के छोड़ दी, राइट। और फिर उसके मीनिंग्स वगैरह हम देखेंगे एंड देन वी विल सी द एक्सरसाइज। ओके, इतने सब देखना है हमें, तो चलो फिर आप फटाफट स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर सीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैव यू एवर सीन। हैव यू एवर सीन यानी कि क्या आपने कभी देखा है। तो आप बस सोचने लग जाओ, क्या आपने कभी देखा है। Have you ever seen a sheet on a river bed or a single hair on a hammer's head। यानी क्या आपने देखा है कि जो रिवर बेड होता है यानी कि नदियों का जो बेड होता है। आप बोलोगे दीदी नदियों का बेड, तो भाई ज्योग्राफी में जो नदियों का बेड हमें समझाया जाता है, क्या आपने कभी उसके ऊपर शीट देखी। जैसे हमारे बेड के ऊपर हम शीट डालते हैं, बेड शीट डालते हैं, तो जो रिवर का बेड होता है क्या उसके ऊपर कभी आपने शीट देखी है। आप बोलोगे नहीं। और अ सिंगल हेड ऑन अ हैमर्स हेड, हैमर क्या होता है भाई, हैमर जो हम पटकते हैं, मारते हैं, हैमर से मारते हैं, राइट। तो उसके सिर पर, उसके ऊपर क्या आपने थोड़ा सा एक बाल भी देखा है। हैज द फुट ऑफ अ माउंटेन एंड इट टोज, यानी कि माउंटेन फुट बोलते हैं हमें। ठीक है, माउंटेन फुट यानी कि माउंटेन के नीचे। हम जैसे हिल फुट बोलते हैं, माउंटेन फुट बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ हिल फुट। हिल फुट बोलते हैं, हिल फुट यानी कि क्या बच्चा लोग, जो हिल के नीचे हो, जो पैरों तले हो, यानी कि जहां से हिल स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर हिल। ठीक है, तो ये जो यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है इसे हम क्या कहेंगे, हिल फुट कहेंगे। तो क्या इस हिल फुट को कभी आपने टोज देखे, इस हिल फुट के कभी आपने फिंगर्स देखे, पैरों के फिंगर्स वगैरह, क्या काय तुम याचे तळपाय बघितले, असं ते विचारते। एंड इज देयर अ पेयर ऑफ गार्डन हूज, पेयर ऑफ गार्डन हूज कभी आपने देखा है क्या। तो वो ना आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जो कि इमेजिनरी है, जो कि रियल में है क्या नहीं। इस पोएट ने आपको कैसे क्वेश्चंस पूछे, दैट इज इमेजिनरी। ये क्वेश्चंस रियल में है क्या, ये वाली चीजें रियल में है क्या, नहीं। जस्ट उन्होंने क्या बोला कि भाई देखो, आप लोग बोल दो ना कि रिवर बेड है, ठीक है, तो मैं मानता हूँ रिवर बेड है, पर बेड के ऊपर तो हम शीट डालते हैं, तो रिवर बेड के ऊपर क्या शीट है, ऐसे उन्होंने पूछा। आप बोलते हो ना कि ये हैमर का हेड है, ये हैमर का हेड है, तो हेड के ऊपर तो बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं, तो क्या हैमर के हेड के ऊपर बाल है, हेयर्स है। ऐसे उन्होंने बस क्या करे, इमेजिनरी क्वेश्चंस पूछे, जिससे आपको क्या हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है। क्या हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है। Does the needle ever wink its eye? अब नीडल, नीडल यानी कि क्या, सुई। सुई कभी आंख मारती है क्या, सुई कभी विंक करती है क्या, जैसे हमारी आंखें फड़फड़ाती है कि बंद होके शुरू होती है, राइट। तो कभी वैसे नीडल यानी कि जो सुई है उसका होता है क्या। Why does the wing of a building fly? अब देखो, हम बिल्डिंग में जाते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर सोसाइटी में जाएंगे, तो हम क्या बोलते हैं, ए विंग, बी विंग, सी विंग। तो वो विंग यानी कि क्या, पंख। तो अगर बिल्डिंग को विंग है तो बिल्डिंग उड़ क्यों नहीं रही, ये किसने पूछा, पोएट ने पूछा। फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग इन अ सोसाइटी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे हो गोकुल धाम सोसाइटी। ओके, गोकुल धाम सोसाइटी जा रहे हो, ए विंग है, बी विंग है, सी विंग है, डी विंग, इतने सारे विंग्स है। अब विंग का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, विंग का मतलब क्या होता है, विंग का मतलब होता है पंख। क्या होता है, पंख, राइट। तो अब आप बोलो कि हम बोल रहे हैं ए विंग, तो ए बिल्डिंग को जो है विंग है, ए विंग, तो वो बिल्डिंग उड़ क्यों नहीं रही है, ऐसा किसने बोला, पोएट ने पूछा। कैन यू टिकल द रीब्स ऑफ अ पैरासोल, पैरासोल के जो टिकल्स है, क्या आप उसको रीब कर सकते हो, जो रीब्स है क्या आप उसे टिकल कर सकते हो, यानी कि एक दूसरे में अटका सकते हो, टिकल यानी कि एक दूसरे में अटका देना। और ओपन द ट्रंक ऑफ अ ट्री एट ऑल, अदरवाइज जो ट्रीज के ट्रंक होते हैं, ठीक है, ट्रीज के ट्रंक होते हैं, ट्रंक यानी कि अलग अलग स्टेम्स जो एक दूसरे के साथ जुड़ गए, क्या तुम उन्हें खोल सकते हो, ठीक है, ट्रंक को तुम खोल सकते हो। ऐसे जो अलग अलग क्वेश्चन है, इमेजिनरी क्वेश्चन, ये क्या किया आपको पोएट ने पूछा। अब कोई कोई बच्चे बोलेंगे यार सोचने की बात है कि ऐसे क्वेश्चन सच्चे किसी के दिमाग में आ सकते हैं, और कोई कोई बच्चे बोलेंगे क्या बेतुके सवाल लगा के रखे यार, कुछ कुछ मतलब ही नहीं है इन सवालों का, इसलिए वो क्या किया, पोएट ने अपना नाम ही नहीं दिया। ओके, आर द टीथ ऑफ अ रेक एवर गेटिंग टू बाइट। अब जो टीथ है,
रे के क्या वो कभी भी जाने वाले हैं काटने के लिए, ठीक है। हैव द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एंड राइट और लेफ्ट। अब देखो ये जो क्लॉक है, ये जो क्लॉक है हम बोलते हैं उसके हैंड्स है, यानी कि आर हैंड, मिनट हैंड, ठीक है, सेकंड हैंड हम ये बोलते हैं। तो फिर उसका हैंड है पर उसको राइट या लेफ्ट क्यों नहीं है, या सिर्फ लेफ्ट है या सिर्फ राइट है, हमें भी तो बताओ यार। ये किसने बोला, ऑथर ने बोला, पोएट ने बोला। कैन द गार्डन गार्डन प्लॉट बी डीप एंड डार्क। अब जो गार्डन का प्लॉट होता है वो डीप नहीं हो सकता क्या, डार्क नहीं हो सकता क्या, ऐसे किसी ने पूछा, हमारे पोएट ने पूछा। एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ द बर्च बाक। अब बर्च बाक का आवाज क्या है। नाउ व्हाट इज बर्च, एक सेकेंड, बर्च एक ट्री है, ये देखो बर्च इज अ ट्री, यहाँ पे बताया बर्च इज अ ट्री। तो जो बर्च है, जो ट्री है, उसका कोई आवाज क्यों नहीं होता। बर्च बार यानी कि जो बर्च के स्टेम्स है, इनके जो स्टेम्स हिल रहे हैं हवा की वजह से, वो हिलते हैं, गिर जाते हैं, ठीक है, तो वो हिलते हैं तो उनका साउंड क्यों नहीं होता। ये किसने पूछा, ऑथर ने, पोएट ने पूछा। So have you ever seen, ये जो पोयम है ये आपको क्या कर रही है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग करने वाली पोयम है, कंफ्यूज करने वाली पोयम है। पोएट खुद ही कंफ्यूज थे इसलिए पोएट ने पोयम लिख दी, यानी कि यार सोचने वाली बात, ठीक है। इट इज नॉट अ बेतुकी पोयम, इट इज अ सोचने वाली पोयम। और ये अब देखो क्या हो गया कि अब सब क्या बोल रहे थे, पोएट ऐसे खड़े थे, ओके, पोएट ऐसे खड़े थे, पोएट ने पूछा इससे क्या बोलते हैं, सब बोले ये रिवर बेड है। एक तरफ पोएट ने सुना एक औरत को कि आते आते बेडशीट लेके आना, तो पोएट ने बोला रिवर बेड, बेडशीट, तो रिवर बेड को बेडशीट क्यों नहीं है, ऐसा पोएट के दिमाग में सवाल आया। फिर वैसा ही हैमर के बारे में वैसा आया, और वैसा ही माउंटेन के बारे में और गार्डन के बारे में, ठीक है। सो इट इज अ मीनिंगफुल पोएम जिसको कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। इट इज अ मीनिंगफुल पोएम क्योंकि यार अगर आप दो चीजों को सेम नाम दे रहे हो तो फिर दो चीजें सेम मीनिंग के भी तो होने चाहिए ना। सो व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज अ होमोग्राफ। होमोग्राफ कल ही बताया था, नहीं कल 10th स्टैंडर्ड को बताया था, आज आपको बता देती हूँ, ठीक है। लेट मी रफ दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब देखो होमोग्राफ का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये पोयम पोयम जो है पूरी होमोग्राफ्स पे है। अब होमोग्राफ का मतलब क्या होता है, होमोग्राफ यानी कि जिनकी स्पेलिंग्स सेम, मीनिंग डिफरेंट, ठीक है, मीनिंग डिफरेंट। और होमोफोन यानी कि जिसके स्पेलिंग सेम, मीनिंग डिफरेंट, ठीक है। तो होमोग्राफ यानी कि स्पेलिंग सेम होंगे। अब जैसे ये वाला रिवर बेड तो उसकी स्पेलिंग क्या है, बीएडी बेड, और हमारा हम जिस बेड पे सोते हैं, जिस पे हम शीट डालते हैं, उसकी भी स्पेलिंग क्या है, बेड। तो इन दोनों की स्पेलिंग तो सेम है पर इनके मीनिंग अलग है, राइट। ये वाले बेड पे हम सोते हैं और ये वाला बेड किसका है, रिवर का बेड है, राइट। हैमर्स हेड, हैमर्स हेड के दो दो मीनिंग्स है। माउंटेन टोज के दो दो मीनिंग है, यानी कि एक माउंटेन का नीचे वाला और एक अपने टोज, ह्यूमन के टोज, राइट। तो इन ये जो पूरी पोयम है ये किस पर डिपेंडेंट है, होमोग्राफ पर। और इस होमोग्राफ्स के बीच में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जैसे ये बेचारा बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, और वैसे ही कौन कंफ्यूज हुए थे, हमारे पोएट कंफ्यूज हुए थे। इसलिए उस कंफ्यूजन में उन्होंने क्या करा, इस पोयम का निवारा करा, इस पोयम को बनाया और बोला कि भाई देखो अगर होमोग्राफ्स है तो उसमें ऐसे कंफ्यूजन है। आपको क्या लगता है, और एक मस्त मस्त चीज क्या है, क्लॉक, क्लॉक को हाथ होते हैं, फिर उसको लेफ्ट नहीं है राइट नहीं है, कैसे क्या, ठीक है। क्लॉक के हैंड्स, अब हैंड्स का यहाँ पे दो मीनिंग निकल रहा है। पहले हैंड का क्या, हमारे हाथ, ठीक है, बॉडी, हमारे हाथ, और दूसरा हैंड क्या, क्लॉक के हैंड, आर हैंड, मिनट हैंड, सेकेंड हैंड, उसके तीन हाथ। तो फिर ऑथर ने बोला, पोएट ने बोला कि भाई हमारे भी हैंड है, उसका भी हैंड है, हमको लेफ्ट है हमको राइट है, उनको क्यों नहीं है, उनका लेफ्ट राइट कहाँ पे है ये मुझे बताओ। तो ऐसे जो अलग अलग होमोग्राफ्स है इसको मिलाकर ऑथर ने क्या किया, ये पोयम लिखी। क्लियर एवरीवन, व्हाट आर कॉल्ड एज होमोग्राफ, क्या है, व्हाट डज मीन, व्हाट इज दिस मीन बाय होमोग्राफ। होमोग्राफ्स यानी कि जिसकी स्पेलिंग सेम बट जिसके मीनिंग्स डिफरेंट होंगे। क्लियर एवरीवन, एक बार सब लोग कमेंट्स में बोल दो, होमोग्राफ्स मींस स्पेलिंग सेम मीनिंग डिफरेंट, होमोग्राफ्स मींस स्पेलिंग सेम डिफरेंट मीनिंग। आप देखो, आप बोलो दीदी होमोग्राफ समझ गया, अब उसमें इतना क्या यार, तो देखो भाई होमोफोन नामक की भी चीज होती है, और जब आपको 10th में होमोफोन आएगा ना तो आपको होमोग्राफ और होमोफोन के बीच में कंफ्यूजन होगा, इसलिए बार बार बता रहे हो। होमोग्राफ मतलब स्पेलिंग सेम और मीनिंग डिफरेंट। होमोफोन में क्या होता है, स्पेलिंग डिफरेंट होती है, मीनिंग डिफरेंट होते हैं।
पर उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो आप बोलोगे अरे बाप दीदी दिमाग के ऊपर, तो इसलिए बोल रहे हो जो होमोफोनी हम 10th में सीखेंगे, बट फॉर नाउ होमोग्राफ सीखो, और होमोग्राफ का याद रखना स्पेलिंग सेम होगी, मीनिंग डिफरेंट होगा। पोयम इज क्लियर एवरीवन, हार्ड वर्ड्स क्लियर हो गए। अब और जो हार्ड वर्ड्स है मैं आपको मीनिंग से बताती हूँ। बाकी की पोयम क्लियर हो गई ना, किस पर बनी है, होमोग्राफ्स पर बनी है। पोएट ने क्या किया, अलग अलग क्वेश्चंस किए जिनका मीनिंग बनता भी है और नहीं बनता है। लाइक इट इज अ मीनिंगफुल पोयम बट इट इज मीनिंगलेस, यानी कि पोयम मीनिंग्स तो है, मीनिंगफुल तो है कि यार कुछ ना कुछ तो हो रहा है, पर उसका कुछ मीनिंग है क्या, नहीं। इट इज जस्ट अ पोयम फॉर फन, ओके, फॉर फन आप समझ लग सकते हो। पर देखो भाई पोयम है तो इट विल कम इन एप्रिसिएशन, पोयम है तो एप्रिसिएशन में आ सकती है। तो आपको क्या करना है, इसमें से एक फेवरेट लाइन याद करके रखना है, पोयम क्यों पसंद आई वो याद करके रखना है। एप्रिसिएशन तो मैं आपको समझा ही दूंगी, ठीक है। एप्रिसिएशन आई टीच यू। और ये जो पोएट है उसका नाम नहीं बताया तो ये लर्न कर लो, एनोमियस। ओके, नाउ हुज का मीनिंग समझते हैं। हुज फर्स्ट मीनिंग क्या है, देखो उसका अ फ्लेक्सिबल ट्यूब। हुज यानी कि क्या, जो फ्लेक्सिबल ट्यूब होता है ना, अब जैसे हम पानी की नली भरते हैं, नली होती है देखो, उस नली से हम पानी भरते हैं, तो कैसे होता है, ट्यूब ही होता है बट इट इज फ्लेक्सिबल। सो उसे एक वो हो गया एक हुज का मीनिंग। अब देखो हुज इज अ होमोग्राफ, ठीक है। हुज इज अ होमोग्राफ, राइट, हुज इज अ होमोग्राफ। तो उसके दो मीनिंग होंगे, एक और दूसरा, दो अलग अलग मीनिंग होंगे, स्पेलिंग सेम होंगे, राइट। तो पहला मीनिंग क्या है कि वो एक क्या है, फ्लेक्सिबल ट्यूब है। दूसरा मीनिंग क्या है कि पेयर ऑफ स्टॉकिंग्स, पेयर ऑफ स्टॉकिंग्स। अब लड़कियां स्टॉकिंग्स वगैरह पहनती है देखो, अदरवाइज टाइट्स वगैरह पहनती है, जैसे कि लेगिंग्स वगैरह हो गए, हम स्टॉकिंग्स पहनते हैं, लड़कियों को पता होगा, राइट, ब्लैक कलर की होती है, स्किन कलर की होती है वो स्टॉकिंग। तो उसका जो पैर होता है, फॉर एग्जाम्पल पैंट का पैर समझ लो आप लोग, ठीक है बॉयज, पैंट का पैर, तो पैंट पैंट या तो पैंट का पैर, तो उसे भी हम क्या कहते हैं, हुज। तो एक मीनिंग क्या है, अ फ्लेक्सिबल ट्यूब, दिस इज द मीनिंग। और दूसरा मीनिंग क्या है, अ पेयर ऑफ स्टॉकिंग्स, ठीक है। ये दो मीनिंग है। तो हुज क्या है, होमोग्राफ, उसके दो अलग अलग मीनिंग, एक है फ्लेक्सिबल ट्यूब, दूसरा है स्टॉकिंग्स, क्लियर। अब पैरासोल, यहाँ पे था देखो वर्ड, कैन यू टिकल द लीव्स ऑफ अ पैरासोल, ठीक है। तो पैरासोल यानी कि क्या, अम्ब्रेला। पैरासोल यानी कि क्या, अम्ब्रेला, जो हम बारिश में यूज करते हैं, अम्ब्रेला, ठीक है। अब प्लॉट, प्लॉट का देखो मीनिंग है, द वर्ड प्लॉट इज यूज्ड एज अ मीन एंड इविल और अ विकेड प्लान। अब प्लॉट यानी कि आप बोलोगे दीदी प्लॉट भी तो होमोग्राफ है ना फिर, तो यस प्लॉट इज आल्सो एन होमोग्राफ। वेरी गुड, आप लोगों को समझ गया। अब देखो मैं आपको दोनों मीनिंग बताती हूँ, यहाँ पे एक ही मीनिंग दिया है, ठीक है, मैं दोनों मीनिंग बताती हूँ। वेट अ सेकेंड, या लेट मी टेल यू द two meanings of a plot, ठीक है। प्लॉट, अब देखो मम्मी पापा बोलते हैं हमारे प्लॉट उधर है, कोई अपने को आके बोलता है कि हमने वहां पे एक नया प्लॉट लिया, तो क्या हो जाता है, एक लैंड, अ पीस ऑफ लैंड, ये हम समझ सकते हैं फर्स्ट प्लॉट का भी। दूसरा प्लॉट क्या, कि एक प्लान करना। और एग्जाम्पल हम सीरियल्स में देखते हैं, देखो कि वो किसी के खिलाफ क्या कर रही है, साजिश रचा रही है। हीरोइन के खिलाफ जो इविल है, जो एनिमी बताया गया है, वो क्या कर रहा है, साजिश रचा रहा है। तो जो साजिश रचाना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में प्लॉट बोलते हैं। प्लॉटिंग अ विकेड प्लान, विकेड यानी कि इविल यानी कि गंदा, प्लॉटिंग एंड इविल प्लान, यानी कि कुछ भी गंदा प्लॉट करने के लिए, यानी कि गंदा प्लान करने, जब भी हम गंदा प्लान करते हैं कुछ, किसी को दर्द पहुंचाने के लिए, कुछ करने के लिए, तो उसे भी हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में प्लॉट कहते हैं। सो द वर्ड प्लॉट इज आल्सो यूज्ड एज अ मीन टू एन इविल और अ विकेड प्लान, यानी कि एक बुरा प्लान, उसको भी हम क्या कहते हैं, प्लॉट कहते हैं। एंड बर्च इज इक्वल्स टू अ ट्री, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था, बर्च क्या मतलब क्या आता है, ट्री। आप बोलोगे दीदी दिमाग की बत्ती जल गई, अब हमें समझ आ रहा है इस पोयम में क्या क्या हो रहा था, ठीक है दीदी, हमें समझ गया कि इस पोयम में सब तरफ होमोग्राफ यूज हुआ है, और हर वर्ड के दो मीनिंग्स थे होमोग्राफ होने की वजह से, और इसकी वजह से हमें उसने पोएट ने क्या किया था, कंफ्यूजिंग बना दिया था, हमें क्या किया था, कंफ्यूज कर दिया था। क्लियर एवरीवन नाउ, या वेरी गुड। एक बार कमेंट सेक्शन में कैसे करना है, थम्स अप करना है, चलो जल्दी जल्दी से थम्स अप करो।
नाउ लेट्स गो ऑन टू द इंग्लिश वर्कशॉप। आप बोलोगे दीदी आज तो बहुत ही जल्दी इंग्लिश वर्कशॉप पे आ गए, तो बेटा लोग आज जल्दी आने ही वाले हैं इंग्लिश वर्कशॉप पे, क्योंकि इतनी पोयम थी भाई, 10 मिनट की बात थी, इतनी पोयम थी। अब फटाफट इंग्लिश वर्कशॉप में जाएंगे। अब यहाँ पे देखो क्या है, फ्रॉम ईच लाइन इन द पोयम, हर लाइन, ठीक है, पोयम कितने लाइन के, 12 लाइन के। फर्स्ट स्टांजा में 4, दूसरे स्टांजा में 4, तीसरे स्टांजा में 4, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पिक आउट द वर्ड दैट इज होमोग्राफ। अब आपको ऐसा वर्ड यूज उठाना है जो कि होमोग्राफ होगा। राइट सच मीनिंग, फिर उसका मीनिंग लिखना है और उसका दूसरा मीनिंग, यानी कि 2 मीनिंग होता है राइट होमोग्राफ के, तो 2 मीनिंग। जैसे कि फर्स्ट होमोग्राफ क्या है हमारा, बेड है, ठीक है। अब मैं आपको होमोग्राफ टिक करके देती हूँ। अब जो भी मैं आपको सिखा रही हूँ, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सिखा रही हूँ, जस्ट ओपन योर नोटबुक्स और राइट इट डाउन, ठीक है। फटाफट नोटबुक खोलो और उसमें लिखो। समझ गए सब लोग? अब देखो पहली चीज है हमारी बेड, पहला होमोग्राफ। दूसरा होमोग्राफ, हैमर्स हेड ले सकते हैं, अदरवाइज ओनली हेड ले, ठीक है, ओनली हेड। नेक्स्ट टोज, नेक्स्ट हुज, नेक्स्ट आई, नेक्स्ट विंग, या विंग, ठीक है, विंग। नेक्स्ट नेक्स्ट बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। क्या हो सकता है, टिकल हो सकता है, रिब्स होता है, पैरासोल हो सकता है। पैरासोल यानी कि अम्ब्रेला भाई, वो नहीं, रिब्स रिब्स। पैरासोल यानी कि नहीं, पैरासोल नहीं लेना है, क्योंकि पैरासोल का मीनिंग हमें अम्ब्रेला पता है, उसका एक ही मीनिंग बताया गया है, उसका और एक मीनिंग बताया गया है क्या, नहीं, रिब्स लेना है। नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रंक। अब देखो ट्री का ट्रंक यानी कि क्या, ट्री के स्टेम्स, और एक ट्रंक किसको होता है, हाथी को, सूंड, ठीक है, सूंड। फिर यहाँ पर नीचे क्या लोगे आप, टिथ, वेरी गुड वेरी गुड। फिर क्या लोगे आप, हैंड्स, क्लॉक के हैंड्स और ह्यूमन के हैंड्स, वेरी गुड। और प्लॉट, हाँ दीदी प्लॉट का मीनिंग तो अभी समझा, वो तो लेंगे ही, वेरी गुड। एंड बार्क। अब बर्च का बार्क यानी कि ट्री का बार्क यानी कि स्टेम, और किसी किसी हम बोलते हैं ना बार्क यानी कि कुत्ते का भूकना, ठीक है। तो इतने सारे हमारे क्या है, होमोग्राफ्स है। चलो जस्ट राइट इट डाउन। फर्स्ट क्या है हमारा, बेड है, वो लिखा है। सेकंड इज हमारा हेड, सिर, लिख दो। नेक्स्ट टोज एंड होज, मैं लिख रही हूँ वैसे ही फटफट आप लिखो, ठीक है, मैं आपके लिए रुक रही हूँ। टोज एंड होज, मैं आपके लिए रुक रही हूँ, फटफट लिखो जैसे मैं लिख रही हूँ। आई एंड विंग, फटाफट लिखो, फटाफट लिखो, मैं लिख रही हूँ ना वैसे, आई विंग। उसके बाद रिब्स ट्रंक। ओके, कहाँ तक आए आप लोग, लिख लिख के आप लोग फटाफट लिख रहे होंगे यार, मस्त बुक पे, ठीक है। मेरे हैंड राइटिंग पर मत जाना। टीज, टीथ, हैंड, टीथ, हैंड, और क्या है, प्लॉट एंड बार्क। हो गया, चलो मेरा तो हो गया भाई। कहाँ तक आए आप लोग, लिख के प्लॉट एंड बार्क, हाँ वेरी गुड, बार्क। आगे आप लोगों का एक लिख के हो गया, वर्ड्स लिख के हो गया, होमोग्राफ लिख के हो गया। इतना लिख दिया तो आपको आधे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, इतना लिख दिया तो आपको आधे मार्क्स मिल जाएंगे। अब आपको क्या करना है, वन मीनिंग निकालना है, एक मीनिंग निकालना है। बेड क्या है, पीस ऑफ फर्नीचर है, अदरवाइज बॉटम ऑफ अ रिवर है। अब हेड क्या है, हेड क्या है, अपर पार्ट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। हमारे ह्यूमन जो बॉडी है, हमारी ह्यूमन बॉडी है, उसका ऊपर का पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। दूसरा क्या हो गया, दूसरा क्या हो गया, पार्ट ऑफ अ हैमर, ठीक है। फर्स्ट लिख लो, ठीक है, हेड का मीनिंग लिख लो आप, हेड का मीनिंग, अपर पार्ट, अपर यूपी, यूपी यानी कि अपर पार्ट, अपर पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये हो गया पहला मीनिंग, ठीक है। दूसरा मीनिंग हेड का क्या था, दूसरा मीनिंग हेड का क्या था, जो हैमर होता है जिससे हम ठोकते हैं, ठीक है, हैमर यानी कि जिससे हम ठोकते हैं, तो उसका जो ऊपर का पार्ट होता है जिससे हम ठोकते हैं वो, ठीक है। एंड अपर पार्ट ऑफ एन हैमर, जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को ठोकते हैं, ठीक है, ठोकते हैं। थ्रू विच वी हिट अ नेल, थ्रू। अब फॉर एग्जाम्पल ये देखो, आपको नहीं समझ रहा, एक बात, एक काम कर लो, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, नेल है। अब आप बोलोगे दीदी नेल है, तो नेल भी होमोग्राफ है। नेल यानी कि ये हमारा स्क्रू, अपन म्हणतो ना काय ठोकतो अपन, हाँ, आई डोंट नो यार, मराठी में मुझे सूझ नहीं रहा है। समझ गया ना आप लोगों का, ऐसा हम जिसको ठोकते हैं वो वाला नेल। ओके, सो ये नेल है। हम एक हैमर होता है, देखो फर्नीचर वालों के पास, कारपेंटर वालों के पास, वो क्या करते हैं, इसको ठोकते हैं, खिल्ला खिल्ला, ठीक है, खिले को ठोकते हैं। तो ठोकना, तो ये जो हैमर का ऊपर का पार्ट है जिससे हम खिले को ठोकते हैं, तो उसे हम कहते हैं हैमर सेट। थ्रू विच, यहाँ पे लिख दो, थ्रू विच वी हिट अ
नेल, नेल यानी कि खिला, ये भी होमोग्राफ आ गया, समझ गया। दो हो गए हैमर हेड के मीनिंग। नेक्स्ट क्या है हमारा, टोज। अब टोज, टोज की मीनिंग बताना है। पहले क्या है, ह्यूमन बॉडी के टोज, ठीक है, जो लेग्स के पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे जस्ट सिंपली लिख दो पार्ट ऑफ अ लेग ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, अदरवाइज किसी भी, ठीक है, पार्ट ऑफ अ ह्यूमन बी स्टैंड, ठीक है, पार्ट ऑफ अ लेग ऑफ अ ह्यूमन बॉडी थ्रू विच वी स्टैंड, तो उसकी वजह से हम खड़े रहते हैं, ठीक है। बाय विच वी स्टैंड, यहाँ पे आगे लिख लो, बाय विच वी स्टैंड। नेक्स्ट मीनिंग क्या है टोस का, डू एनीवन नो इट, जस्ट एनीवन नो इट। चलो मैं कमेंट्स देख रही हूँ फटाफट, कमेंट्स देख रही हूँ। यहाँ पे मैंने आपको क्या मीनिंग बताया था, यहाँ पे जब मैंने आपको बताया था तो दीदी ने बोला था फुट हील, यानी कि हिल का नीचे का पार्ट, यानी कि दीदी ने बोला था कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज द हील, तो ये जो उसका नीचे का पार्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं, फुट हिल, यानी कि फुट हिल अदरवाइज माउंटेन फुट, ठीक है, फुट हिल अदरवाइज माउंटेन फुट। तो फुट यानी कि जो दिन क्या बोला था नीचे का पार्ट, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बॉटम पार्ट ऑफ अ माउंटेन और हिल। नीचे है, नीचे यानी कि बॉटम, बॉटम पार्ट ऑफ अ माउंटेन लिख दो, अदरवाइज आप लिख सकते हो हिल, ठीक है, और हिल, यहाँ पे और हिल। समझ गए, दोनों मीनिंग समझ गए, फर्स्ट कंप्लीट करो फटाफट। नेक्स्ट दैट इज हुज, हुज की यही मीनिंग लिखना, फर्स्ट मीनिंग लिखना फ्लेक्सिबल ट्यूब, सेकंड मीनिंग लिखना अ पेयर ऑफ स्टॉकिंग्स और टाइट्स, ठीक है, ये दो मीनिंग लिख लो हुज के लिए, ये बताती नहीं हूँ आपको, ठीक है, ये बस लिख लो, यहाँ पे लिखना फर्स्ट मीनिंग इज अ फ्लेक्सिबल ट्यूब, सेकंड मीनिंग इज अ पेयर ऑफ स्टॉकिंग्स और टाइट्स, समझ गए। नाउ फोर्थ इज आई, आई, आई यानी कि एक ह्यूमन आई होती है, ह्यूमन आई थ्रू विच वी कैन सी, ह्यूमन आई थ्रू विच वी कैन सी, थ्रू विच वी कैन सी, जिससे हम देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मीनिंग क्या है बच्चा लोग, उसका नेक्स्ट मीनिंग क्या है बता दो, आई का नेक्स्ट मीनिंग, डू एनीवन नो आईज नेक्स्ट मीनिंग, चलो जल्दी जल्दी से बताओ, मैं कमेंट्स में देख रही हूँ, ठीक है, मैं कमेंट्स में देख रही हूँ। होल, राइट राइट राइट, दरवाजे में जो होल होता है ना, दरवाजे में जो होल होता है जिससे हम देख सकते हैं कि बाहर का हो रहा है, डोर होल, ठीक है, डोर में जो होल होता है डोर होल, जिससे हम बाहर का देख सकते हो, थ्रू विच वी कैन सी द आउटसाइड थिंग्स, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल आप लोग हो, ठीक है, बाहर से बेल बजी तो आप क्या करते हो, आई होल में जाते हो, देखते हो कि बाहर कौन खड़ा है, ठीक है। तो डोर हैविंग अ होल थ्रू विच वी कैन सी who is standing outside or what is outside is called as an eye, is called as an eye, ये लिख देना। clear everyone till now? now फिफ्थ, आई नो मेरी हैंडराइटिंग बहुत ही ज्यादा आपको खराब लग रही है, पर इट्स ओके यार, समझ लो, ठीक है। उसके बाद विंग की बात करते हैं, तो विंग आप लिख सकते हो, एक विंग यानी कि क्या, पंख, दूसरा विंग यानी कि क्या, बिल्डिंग का एक पर्टिकुलर, एक सोसाइटी की एक पर्टिकुलर बिल्डिंग, ठीक है। विंग यानी कि क्या लिखना है आपको, पंख, जैसे कि बर्ड्स उड़ सकते हैं, ठीक है, पंख जैसे कि बर्ड्स उड़ सकते हैं, with the help of a bird through with the help of it, wing is the thing with the help of it a bird can fly, ये लिख सकते हो। नेक्स्ट आप क्या लिख सकते हो, a wing is a part a wing is a building which is a part of a society, ठीक है, इतना हो गया। नाउ सिक्स इज रीब्स, ठीक है, जो इजी वाले वो मैं आपको लिखने को दे रही हूँ, बस प्रोनाउंस करके, ठीक है, उतना लिख देना, सिक्स इज रिब्स। अब मेरे को बोलो रिब्स का मीनिंग, चलो हाँ, इजी इजी तो बड़े हो गए भाई, इजी इजी तो बड़े हो गए, अब रिब्स का मीनिंग बताओ, देखती हूँ किसको आता है क्या, ठीक है, देखती हूँ किसको आता है क्या, कमेंट्स कमेंट्स फटाफट फटाफट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कर्व्ड बोन्स, ये जो है ना, ये जो है ना रिब्स, ये बहुत बड़ा है, ठीक है, तभी भी मैं आपको बताती हूँ, कर्व्ड बोन्स जो कि हमारे किसमें बायोलॉजी का है, ठीक है, कर्व्ड बोन्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम द कमेंट्स में किसको भी नहीं आया ना रिब्स, किसको भी नहीं आया ना, फटाफट तो बोलते ही नहीं हो, एक्सटेंडिंग द रिब्स, ठीक है, एक्सटेंडिंग द रिब्स, एक सेकेंड, एक्सटेंडिंग रिब्स नहीं, फ्रॉम द अब मैं ना बायो की टीचर नहीं हूँ, इसलिए ना मुझे आपको ज्यादा डीप में बताती नहीं आएगा, प्रत्येक सर से जाके पूछ लेना, ठीक है। फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम। अब ये जो रीड्स होता है, ये क्या होता है, कर्व्ड बोन्स होता है, एक दूसरे में गुच्छे वाले बोन्स, ये कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से स्पेक्ट्रम तक जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड पता है ना हमारे पीछे होता है, देखो स्पाइनल कॉर्ड बोन पीठ पे, वो स्पाइनल कॉर्ड से लेके वो कहाँ तक जाता है, स्पेक्ट्रम तक जाता है। दिस इज द फर्स्ट मीनिंग ऑफ द रीड्स। What is the second meaning of the ribs? बच्चा लोग, what is the second meaning?
द मेटल, ठीक है, चलो इसका मीनिंग आपको बताती हूँ। द मेटल स्पोक्स, ठीक है, द मेटल स्पोक्स अटैच टू द सेंट्रल स्टिक ऑफ एन अम्ब्रेला, अटैच। अब देखो मैं आपको इसका ना इजीली मीनिंग बताती हूँ, ठीक है। एक रिब्स होता है, एक रिब का मीनिंग जो ह्यूमन बॉडी में होता है, लिख दो द विच इज इन द ह्यूमन बॉडी इन द बैक साइड, ठीक है, ये वाला पीछे वाला पार्ट, वो अगर वहां पे लिख, जो कि स्पाइनल कॉर्ड और स्पेक्ट्रम को क्या करता है, कनेक्ट करता है, फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू स्पेक्ट्रम कॉर्ड, ठीक है। अदरवाइज आप जस्ट लिख लो कि इट इज इन द ह्यूमन बॉडी, इतना लिख दोगे। सेकंड रिब्स का मीनिंग क्या होता है, ये देखो ये अम्ब्रेला है अपनी, ये अम्ब्रेला है, ठीक है, ये अम्ब्रेला है, तो ये ऊपर वाला पार्ट नहीं, यहाँ पे जो ये देखो स्टील का पार्ट होता है जिसको हम पकड़ते हैं, मेटल का पार्ट, उसे हम क्या कहते हैं, रिब। द मेटल पार्ट इन अम्ब्रेला व्हिच वी होल्ड विद आवर हैंड्स इज कॉल्ड एज रिब्स, इतना लिख दो। द मेटल पार्ट, पार्ट लिख दो स्पोक्स की जगह पे, आपको ज्यादा हार्ड जाएगा, तो पार्ट व्हिच वी होल्ड विद आवर हैंड इज कॉल्ड एज रिब्स, ठीक है, ठीक है, चलो देन इतना लिख देना, इतना लिख देना। मैं नेक्स्ट लेती हूँ, सेवेंथ वाला लेती हूँ, सेवेंथ वाला लेती हूँ, फटाफट लेंगे, फटाफट लेंगे। नाउ सेवेंथ इज, व्हाट इज सेवेंथ बच्चा लोग, व्हाट इज सेवेंथ, ट्रंक। ट्रंक के दो मीनिंग है, एक आप बोल सकते हो, एक आप बोल सकते हो ट्री का स्टेम, ठीक है, एक बोल सकते हो ट्री का स्टेम, और दूसरा मीनिंग बोल दो किसी की ये सोंड बोलते हैं ना हम, हाथी की सोंड, हाथी की सोंड, ठीक है, ठीक है, अदरवाइज हाथी की सोंड मत बोलो। तीन मीनिंग्स निकल रहा है इसका, एक का क्या निकल रहा है, ट्री का स्टेम, दूसरा क्या निकल रहा है, हाथी की सूंड, तीसरा क्या बोलते हैं, देखो फॉर एग्जांपल अपने घर पे ना वो ये होता है, बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं जिसमें मम्मी सब गेहूं वगैरह डाल के रखती है, काय म्हणतात त्याला, पोटी पोटी काहीतरी म्हणतात, ठीक है, पोटी, ठीक है, वो स्टील का होता है, देखो मम्मा लोग यूज करते हैं, उसमें गेहूं चावल वगैरह पूरे साल का भर के रखते हैं, ठीक है, तो उसे भी ट्रंक कहते हो, तो ऐसे लिख देना, अ बिग स्टोरेज बॉक्स, ऐसे लिख देना, ठीक है। तो इतना बड़ा सा स्टोरेज बॉक्स जिसमें हम कुछ भी स्टोर करके रख देंगे, उसी में हम क्या कहते हैं, ट्रंक। अदरवाइज एलिफेंट का ट्रंक हम क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि भाई क्योंकि एलिफेंट के ट्रंक को ट्रंक ही बोलते हैं, राइट, एलिफेंट के सॉन्ड को ट्रंक ही बोलते हैं इंग्लिश में, सो वी कैंट यूज दैट वर्ड, हमें उसका मीनिंग बताना है, इसलिए हमने वो नहीं यूज किया, हमने क्या यूज किया, एक ट्री का स्टेम, और क्या बोला, एक बिग स्टोरेज बॉक्स बोल दिया, ओके, इतना हो गया। व्हाट इज एट थिंग नाउ, व्हाट इज एट थिंग, टिथ, टिथ के दो मीनिंग, पहला मीनिंग आप लोग कमेंट्स में बताओ, पहला मीनिंग तो आप लोग को आ जाएगा, पहला मीनिंग तो आप लोग को आ जाएगा, बोलो जल्दी जल्दी जल्दी। दीदी टीथ यानी कि जो ह्यूमन टीथ होते हैं वो, तो आप ऐसे लिख देना, ह्यूमन, द टीथ विच ह्यूमंस हैव फॉर चीविंग अ हार्ड सब्सटेंस, कोई भी हार्ड चीज होगी, कोई भी हार्ड होगा तो उसको काटने के लिए किसकी जरूरत लगती है, ह्यूमंस को, टीथ की, वो लिख देना। दूसरा क्या लिखना है आपको, दूसरा मीनिंग क्या है टीथ का, देखो गार्डन में ना ऐसे लीव्स पड़े वाले होते हैं, ठीक है, गार्डन में लीव्स पड़े वाले होते हैं, तो एक मशीन होती है, वो ऐसे लेके खींचते रहने की बस, ठीक है, आगे आगे लेके जाने की, वो मशीन जैसे जैसे हम आगे लेके जाते हैं, उसमें क्या होता है कि जो ये है, जो गार्डन में गंदगी पड़ी आती है, अदरवाइज लीव्स पड़ी आती है, वो उस मशीन में आ जाते हैं। अब आपने, ठीक है, वो सब छोड़ो, आपने जेपीजे देखा होगा, जेपीजे क्या बोलते हैं उसको, बुलडोजर, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो येलो कलर का होता है, देखो, तो वो क्या करता है, ऐसे सामान उठाता है, तो जब वो जो मिट्टी उठाता है, उसको ऐसे आगे से स्टील का होता है, राइट, तो उस स्टील को टित जैसा शेप होता है, तो उसे भी हम क्या कहते हैं, टित कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग लिख देना लॉन्ग मेटल पॉन्ग्स ऑन, आप बस लिख देना लॉन्ग मेटल पॉन्ग्स, क्या लिख देना, लॉन्ग मेटल पॉन्ग्स, ठीक है, ऑफ अ पर्टिकुलर मशीन, ठीक है, पर्टिकुलर मशीन, इतना लिख देना, लॉन्ग मेटल पॉन्ग्स ऑफ अ मशीन, क्लियर है। एक है टिथ ह्यूमन टिथ वाला, दूसरा वो देखो जेपीजे वगैरह होता है, जिसको लोग काम कहीं पे भी खोदना वगैरह होगा, लाइक डिग वगैरह करना होगा, किधर भी नल का वगैरह काम होगा, तो वो आता है, जेपीजे आता है, जीपीजे क्या बोलते हैं यार उसको, हो गया, येलो कलर का होता है, फिर वो खोदता है, फिर वो क्या करता है, नीचे की पूरी मट्टी ऐसे उठा के लेता है, ऊपर तक जाता है, ठीक है, ऐसे उठाता है, तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में उसको होते हैं ना, सामने जो उसको होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, टिच कहते हैं, किसी भी मशीन के टिच, जिससे क्या हो रही है, सामने की चीजें उठ रही है, गंदगी उठ रही है, ओके। ना नाइन्थ वन, व्हाट इज द नाइन्थ वन, दैट इज हैंड, आप एक लिख देना ह्यूमन हैंड, और एक लिख देना क्लॉक का हैंड, मिनट हैंड, आवर हैंड, सेकेंड हैंड, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया।
नाउ उसके बाद क्या है, प्लॉट। प्लॉट के दो मीनिंग मैंने आपको बता दिए, एक है जगह और दूसरे का इविल प्लान। ये देखो, एक ये लिख देना, एक इविल प्लान, और एक मैंने क्या बोला आपको, पीस ऑफ लैंड, वो लिख देना। उसके बाद बार्क। बार्क यानी कि क्या, किसी भी ट्री की स्टेम, अदरवाइज किसी भी कुत्ते का भौंकना, किसी भी कुत्ते का भौंकना। कलर कवर, क्लियर, ठीक है, क्लियर हो गया सबको। नो के नो, ठीक है। फर्स्ट इज बेड। बेड क्या, एक पीस ऑफ फर्नीचर है, अदरवाइज बॉटम ऑफ अ रिवर, ठीक है। दूसरा हेड, एक ह्यूमन हेड है, एक हैमर का हेड है, जिससे हम क्या करते हैं, खिले को ठोकते हैं। टोज दो, एक ह्यूमन टोज होता है, हमारा टोज होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है, बॉटम पार्ट, ठीक है, बॉटम पार्ट किसी भी चीज की। हुज क्या होता है भाई, हुज क्या होता है, यहाँ पे बताया वाला है आपको, देखो हुज क्या होता है, फ्लेक्सिबल टू, अदरवाइज अ पेयर ऑफ स्टॉकिंग। आई क्या होता है, देखने वाली आई, अदरवाइज डोर बेली की आई। विंग क्या होता है, बिल्डिंग, अदरवाइज पंख। रिब्स क्या होता है, जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड को स्पेक्ट्रम तक कनेक्ट करता है, वो वाला रिब होता है। अदरवाइज रिब्स का क्या बोला है दीदी ने, अदरवाइज रिब्स का क्या बोला है, अदरवाइज रिब्स का क्या बोला है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। तो हम इसको पकड़ते हैं, अम्ब्रेला को पकड़ते हैं, राइट। तो उसका जो नीचे का मेटल का पार्ट होता है, जो उसको हम पकड़ते हैं, उसे रिब कहते हैं। वेरी गुड। ट्रंक को क्या बोला दीदी ने, हाथी की स्वर्ण बोला, या वेरी गुड, वो याद है। एक बड़ा सा स्टोरेज बॉक्स बोला, या वो याद है। और एक बोला था दीदी ने, और एक बोला था, ट्री का स्टेम दे दी, या। उसके बाद टीथ का मीनिंग क्या आता है, एक ह्यूमन टीथ और एक वो जो मशीन वाला टीथ होता है वो। हैंड का क्या बोला, एक ह्यूमन हैंड और एक क्लॉक हैंड, ठीक है, क्लॉक में मिनट हैंड, आवर हैंड, सेकंड हैंड। प्लॉट का क्या बोला, पीस ऑफ लैंड और एन इविल प्लान। बार्क का क्या बोला कि दीदी कुत्ते का भौंकना, और जो ट्री को कवर करता है ऊपर से, ठीक है, स्टेम्स जो पूरे पत्ते वगैरह कवर करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बार्क कहते हैं। क्लियर टिल नाउ एवरीवन, क्लियर टिल नाउ? Okay, now let's go on to the second, that is write two lines from this poem which you find the most humorous. ठीक है, अब आपकी मर्जी है, ठीक है, मैं आपको दूंगी दो लाइंस, पर आपकी मर्जी है, आप इस पोएम में से कोई भी दो लाइंस चूज कर सकते हो, तो क्या आपको लग रही है कि बहुत ज्यादा फनी है, तो क्या आपको लग रही है बहुत ज्यादा फनी है, और आपको क्यों फनी लगी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे पर्सनली ये दो लाइंस पसंद है, ये क्लॉक वाली, ठीक है, और ये बिल्डिंग वाली। देखिए ये दो लाइन्स मुझे अच्छी लगे, लाइक मीनिंग लगा उनमें, ठीक है। तो आप आपके मर्जी से लिख सकते हो। अब देखो, कैन यू फॉर एग्जांपल में आंसर में कुछ और लाइंस लिखे हो, दैट इज कैन यू टिकल द रिब्स ऑफ अ पैरासोल। अब जो रिब्स है पैरासोल के, पैरासोल यानी कि अम्ब्रेला, ठीक है, उसके जो रिब्स है, अब देखो जो ह्यूमन रिब्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एक दूसरे में अटके हुए होते हैं, ऐसे गुंदे हुए होते हैं, कवर्ड होते हैं, ठीक है। पर जो पैरासोल है यानी कि जो अम्ब्रेला है, उसका रिब्स क्या होता है, वो एक मेटल का, उसको एक दूसरे में तुम अटका सकते हो कि नहीं। आई फाइंड दिस, अब देखो मैंने ये वाला आंसर बता दिया मेरा, कि मुझे ये वाली लाइन क्या लगी, ह्यूमरस। अब मैं मुझको ये ह्यूमरस क्यों लगी, ह्यूमरस यानी कि पता है कि आप लोगों को फनी, ओके। अब मुझे ये फनी क्यों लगी, मुझे आपको बताना। I find this humorous because I can just imagine someone tickling the spokes of an umbrella and trying to get it to respond. यानी कि मुझे ये फनी इसलिए लगी क्योंकि जो अम्ब्रेला के स्पोक्स है, यानी कि ये जो मेटल है और अम्ब्रेला का ऊपर जो होता है, ठीक है, लेट मी ड्रॉ इट, ये एक मेटल पार्ट है अम्ब्रेला का, ठीक है। मुझे अब अम्ब्रेला ड्रॉ करना भी मैं भूल गई हूँ यार, मैं भूल गई हूँ। यहाँ पे स्पोक्स होते हैं, देखो ये वाले स्पोक्स, ठीक है, ये भी मेटल के होते हैं, हमारी मम्मी बोलते हैं एकदम से आराम से आंखों में लग जाएगा, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, रिब्स। ये भी मेटल के होते हैं, सो इसे भी हम क्या कहते हैं, रिब्स। तो अब आप लोग इमेजिन करो एक इसको, इन सबको एक दूसरे में अटकाने की, इन रिब्स को एक दूसरे में अटकाने की, तो क्या आप अटका सकते हो, और क्या ही आपको रिस्पॉन्ड देंगे, ठीक है, रिस्पॉन्ड देंगे नहीं। तो ये लाइन आपको क्या लगे, मुझे क्या लगे, बहुत ही ज्यादा ह्यूमरस लगी, क्यों, क्योंकि देखो हमारे रिब्स तो एक दूसरे में टिकल्ड है, ठीक है, टैकल्ड है, पर क्या अम्ब्रेला का वैसे हो सकता है, नहीं। सो मुझे ये लाइन बहुत ही ज्यादा फनी लगी, क्योंकि अगर हम देखो, अगर हमने एक अम्ब्रेला लाओ आप 70-80 रुपए की, 100 रुपए की, 200 रुपए की, और जस्ट किस चीज के लिए, उसको टैकल करने के लिए, उसका एक एक लो और एक एक के साथ टैकल करो, देखने में कितना मजा आएगा, मजेदार होगा देखने में, ठीक है। इसलिए वो क्या हो गया, मेरे लिए फनी थी। सेकेंड लाइन वॉज, डज द नीडल एवर विंक इट्स आई। अब जो नीडल है, क्या वो कभी आंख मारती है, नीडल यानी कि क्या, हम जो है वो हम आंख मार सकते हैं, आंख मार सकते हैं, पर जो नीडल है, जो सुई है, वो कभी आंख मार सकती है क्या, नहीं। I find this humorous because I think of myself holding a needle and that it is winking. अब मुझे ये humorous लाइन क्यों लगी, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ नीडल, ये क्या है, सुई है। अब मैं इसके पास देख रही हूँ और ये मेरे को देख के आंख मारी, इट इज अ फनी थिंग, राइट, इट इज अ फनी थिंग। देयरफॉर मुझे क्या लगी, ये लाइन क्या लगे, फनी लगी, ओके। दो लाइंस बतानी थी, देखो राइट टू लाइंस, तो मैंने दो लाइंस लिख दी, दैट इज कैन यू टिकल द रिब्स ऑफ अ पैरासोल, एंड थर्ड डज द नीडल एवर विंक इट्स आई।
ये 2 लाइन आप भी आपके नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो और लर्न कर सकते हो फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है, फॉर योर रिस्पेक्टिव एग्जाम्स. क्लियर एवरीवन? Okay, now let's go on to the third question, that is find from the poem the 3 examples of each. Interrogation, pun, personification, alliteration. अभी ये क्या है? Parts of speech है, sorry, figures of speech है, parts of speech बोल रही हूँ, figures of speech है. Interrogation, pun, alliteration, personification, ये आ गया figures of speech में. और interrogation जो आ गया ये types of sentences में आता है, ठीक है, interrogation. अब सबका आपको मैं मीनिंग बताती हूँ, आपका किस किस को मीनिंग बताइए, ये मुझे बताओ. किस किस का मीनिंग पता है बताओ, मैं तब तक पानी पीती हूँ. जल्दी जल्दी से कमेंट्स में. व्हाट इज द मीनिंग? पता है किसको? लेट मी सी द कमेंट्स. डू एनीवन नो इट? चलो तो पहले तो क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन समझ लो कि आपको दिया गया है इंटरोगेशन, ठीक है. अब इंटरोगेशन क्या होता है वो मैं आपको समझाती हूँ, बट इतना याद रखो कि जो भी इंटरोगेशन है उसके आपको कितने सेंटेंसेस लिखने, कितने एग्जांपल लिखने, 3 एग्जांपल लिखने. कहाँ से? पोएम में से, मन से नहीं. पन यानी कि फन, ठीक है, उसके 3 एग्जांपल्स, पर्सनिफिकेशन के 3 और एलिटरेशन के 3. आप बोलोगे दीदी ये होता क्या है? लेट्स सी, लेट्स सी. इंटरोगेशन यानी कि क्वेश्चन, इंटरोगेशन यानी कि क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस, ठीक है. इंटरोगेशन यानी कि क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस जिसके भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग रहा है, ये आपका क्या हो गया? इंटरोगेशन वाला सेंटेंस हो गया. पन यानी कि क्या यार? पन यानी कि क्या? फन सेंटेंसेस होते हैं जो कि हमें फनी फील कराते हैं, ठीक है, फनी सेंटेंसेस जो कि हमें फनी फील कराते हैं, वो वाले सेंटेंसेस, ओके, उसको हम बोलते हैं पन, ठीक है. उसके बाद अगर हम बात करें पर्सनिफिकेशन की, ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें पर्सनिफिकेशन की, तो पर्सनिफिकेशन यानी कि क्या? जो ह्यूमन से रिलेटेड होगा और चीज. फॉर एग्जाम्पल अगर ये देखो, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको. Does the needle ever wink its eye? तो आई क्या है? ह्यूमन ये है, ठीक है, हम में भी होता है, तो ये हमसे रिलेटेड है. हम में भी आई होते हैं, राइट, आईज है हमारे पास. तो आईज इज ए ह्यूमन, ह्यूमन थिंग, ह्यूमन ऑर्गन, तो हमारे पास भी है. पर नीडल से जुड़ी हुई है, ये बात किससे जुड़ी हुई है? इस सेंटेंस में नीडल से जुड़ी हुई है. तो आई किससे जुड़ा है? नीडल से. तो आई इज अ पर्सन थिंग यानी कि ह्यूमन की थिंग है, और नीडल क्या है? एक चीज है. तो जब एक इंसान, एक चीज, एक इंसान का जो ऑर्गन होता है, इंसान से जो रिलेटेड चीज होती है, वो किसी भी अलग वस्तु के साथ, थिंग के साथ जोड़ी जाती है, तो हम उसे क्या कहते हैं? पर्सनिफिकेशन कहते हैं. ओके, क्लियर? क्लियर पर्सनिफिकेशन. नाउ व्हाट इज एलिट्रेशन? व्हाट इज एलिट्रेशन? तो ये मैं आपको बाद में समझाती हूँ. फर्स्ट हम देखते हैं इंटरोगेशन का मीनिंग. व्हाट इज इंटरोगेशन? दीदी क्या होता? क्वेश्चन मार्क. तो जिस भी सेंटेंसेस में आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहे हैं वो आप लिख सकते हो. आप और दूसरे भी लिख सकते हो, ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है. यहाँ के ये डार्क वाला लिख सकते हो, बाहर का राइट बाइट कुछ भी लिख सकते हो, जिसके भी आगे क्वेश्चन मार्क दिख रहा है आप वो इंटरोगेशन में लिख सकते हो, ठीक है. तो ये मैंने 3 लिख दिया. फर्स्ट इज हैव यू सीन अ शीट ऑन अ रिवर बेड? क्या आपने एक रिवर बेड के ऊपर शीट देखी? डज द न्यूल एवर विंक इट्स आई? ये आपने लिख दी. आर द टीथ ऑफ अ रेक एवर गोइंग टू बाइट? ये आपने लिख दिया, ठीक है. फन यानी कि क्या? दीदी ने बोला कि जो फनी होगा. अब फनी क्या है? माउंटेन को पैर होना फनी है. अब इमेजिन, जस्ट इमेजिन, इमेजिनरी है पोएम, ठीक है. इमेजिन कि एक माउंटेन को पैर है और माउंटेन चल के आगे जा रहा है, बोल रहा है कि यार ये इस जगह पे मैं बहुत देर से था, मुझको बोर हो गया, मैं दूसरी जगह पे जा रहा हूँ. जस्ट इमेजिन अ माउंटेन हैज अ लेग्स, toes, and it is walking. Funny है, right? So it is a sentence of a pun. Can you tickle the ribs of a parasol? अब देखो, किसी भी जो अम्ब्रेला है उसके रिब्स जो है वो आप एक दूसरे में मिला दोगे तो कैसे दिखेगी वो अम्ब्रेला? तो ये फनी है, तो इसलिए आपने वो लिख दिया. उसके बाद हैव द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एंड लेफ्ट और राइट. अब फॉर एग्जांपल क्लॉक है, उसके पास हैंड्स है, आवर हैंड, मिनट हैंड, सेकंड. अब उसने बोला कि ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है, मेरा राइट हैंड है, मैं राइट से जाऊंगा, मैं लेफ्ट हैंड हूँ, मैं लेफ्ट से जाऊंगा. तो फनी बात हो जाएंगे, राइट. जस्ट इमेजिन करना है. पोएम इज नथिंग बट बस जस्ट अ इमेजिनेशन पीस. इस पोएम में आपको अगर पोएम समझ के लेनी है तो यू हैव टू जस्ट इमेजिन इट, ठीक है. तो अगर आप फॉर एग्जांपल एक क्लॉक है, क्लॉक है, इसके 2 हाथ है, ये हाथ, ये हाथ. ये बोल रहा हूँ कि मैं हूँ राइट हैंड, मैं सिर्फ राइट से जाऊंगा, तो ये ऐसे जा रहा है. ये बोल रहा है मैं लेफ्ट हैंड हूँ, मैं बस लेफ्ट से जाऊंगा, तो ये ऐसे जा रहा है, ठीक है. और ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये यहाँ तक आ गए, ये यहाँ तक आ गए. ये बोल रहा है नहीं मैं आगे जाऊंगा, वो बोल रहा है नहीं मैं आगे जाऊंगा.
फनी है ना देखने के लिए बात। क्लॉक कभी ऐसे झगड़े करते हैं क्या? क्लॉक के हैंड्स नहीं करते, दो देखो साइमल्टेनियसली। पर अगर एक राइट बन गया एक लेफ्ट बन गया तो एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, झगड़े करेंगे। सो इट विल बी funny to see, it will be a funny thing to see. So these are all considered in a pun. Clear? Now पर्सनिफिकेशन यानी कि दीदी ने क्या बोला कि उस सेंटेंस में ह्यूमन से रिलेटेड भी चीज आएगी और वो चीज किससे रिलेटेड होगी, किसी वस्तु से, किसी थिंग से रिलेटेड होगी। ठीक है, let's see personification. What is personification? Has the foot of a mountain any toes? अब foot और toes ये क्या है, इंसानों की चीज है, राइट? उसको किससे जोड़ा गया है, यहाँ पे माउंटेन से जोड़ा गया है। सो इट इज पर्सनिफिकेशन। डज द नीडल, अब यहाँ पे देखो आई, ये आई क्या है, ह्यूमन आई होती है, इंसानों से जुड़ी हुई होती है। और नीडल, नीडल क्या है, एक चीज है, तो आई किससे जुड़ी हुई है, एक चीज से जुड़ी हुई है। सो इट इज आल्सो अ पर्सनिफिकेशन, यानी कि ह्यूमन के जो ऑर्गन्स है, ह्यूमन के जो चीजें है, ह्यूमन के जो ऑर्गन्स है, बॉडी पार्ट्स है, वो किसी वस्तु से, किसी और नॉन लिविंग थिंग से जब हम कनेक्ट करते हैं, जब हम उन दोनों को एक साथ लाते हैं किसी सेंटेंस में, then that sentence is called as a personification. Okay, now रिब्स किस में है, ह्यूमंस में है। पैरासोल क्या है, अम्ब्रेला है। रिब्स और पैरासोल को एक साथ लाया गया है इस सेंटेंस में, therefore it is a personification. दीदी ने क्या बोला, जब भी किसी ह्यूमन ऑर्गन को किसी नॉन लिविंग थिंग के साथ कनेक्ट किया जाए पर्टिकुलर सेंटेंस में, then that sentence is your personification. वो सेंटेंस किसका सेंटेंस हो गया, पर्सनिफिकेशन का सेंटेंस हो गया। क्लियर टिल नाउ? क्लियर टिल नाउ? ओके, नाउ लेट्स गो टू द फोर्थ, दैट इज एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन का मीनिंग आपको मैंने नहीं बताया है, राइट? एलिट्रेशन का मीनिंग आपको नहीं बताया है। चलो तो एलिट्रेशन का मीनिंग बताते हैं। एलिट्रेशन यानी कि जिस भी सेंटेंस में एक वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, अदरवाइज एक लेटर बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसमें एलिट्रेशन और रिपीटेशन ऐसे दो होते हैं। रिपीटेशन यानी कि वर्ड्स का रिपीट करना, वर्ड्स यानी कि पूरा वर्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एप्पल, एक सेंटेंस में बार बार एप्पल आ रहा है, ठीक है, बार बार 3 बार आ गया, 4 बार आ गया, 2 बार आ गया, तो उसे हम कहेंगे रिपीटेशन। ठीक है, उसे हम कहेंगे रिपीटेशन। और एक सेंटेंस में लेटर रिपीट हो रहा है, लेटर यानी कि ए से लेकर जेड तक कोई भी एक लेटर। फॉर एग्जाम्पल एक इसमें लेटर रिपीट हो रहा है, दैट इज ए। एक बार आया, दूसरी बार आया, तीसरी बार आया, तो इसे हम क्या कहेंगे, एलिट्रेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, एलिट्रेशन कहेंगे। क्लियर एवरीवन? आप बोलोगे दीदी यहाँ पे कौन सा रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे देखो एच एच एच, a letter is repeating, right? So it is called as alliteration. अब यहाँ पे देखो t t repeating, o o repeating, यहाँ पे द के साथ भी टी आ गया, रिपीटिंग। सो एक से ज्यादा बार जो लेटर बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, एलिट्रेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, एलिट्रेशन। ना यहाँ पे देखो बी बी, बर्च बाक, बी बी, तो 2 बार रिपीट हो गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, एलिट्रेशन। क्या बोला दीदी ने, अगर वर्ड रिपीट हो रहा है तो रिपीटेशन, अगर लेटर रिपीट हो रहा है तो एलिट्रेशन। वर्ड एक पूरा वर्ड होता है, लेटर यानी कि सिर्फ ए, सिर्फ बी, सिर्फ सी, सिर्फ डी, सिर्फ ई, ए से लेके जेड तक सिंगल लेटर अगर रिपीट हो रहा है तो एलिट्रेशन। ये बार बार क्यों बता रही हूँ, आप बोलोगे हाँ हाँ दीदी समझ गया, बस हो गया। वैसे नहीं होता है। देखो जब आपको बहुत से सारे फिगर्स ऑफ स्पीच आ जाते हैं, लाइक 26 फिगर्स ऑफ स्पीच, तो आप लोग इतने ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, और ज्यादा बच्चे कहाँ पे मार्क्स डालते हैं, यहाँ पर एलिट्रेशन में और रिपीटेशन। बच्चे क्या करते हैं, रिपीटेशन को एलिट्रेशन जैसा लिख देते हैं, लेटर्स वाला, और एलिट्रेशन को रिपीटेशन जैसा। इसलिए आपको बार बार क्लियर समझा रही हूँ कि वर्ड्स रिपीट हुए तो रिपीटेशन, लेटर्स रिपीट हुए, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ ए रिपीट हो रहा है, सिर्फ जेड रिपीट हो रहा है, सिर्फ एम रिपीट हो रहा है, सिर्फ के रिपीट हो रहा है, लेटर रिपीट हो रहा है, एबीसीडी अल्फाबेट रिपीट हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, उसे एलिट्रेशन कहेंगे। नाउ यू आर लाइक यस दीदी समझ गए हमें फिगर्स ऑफ स्पीच। क्या क्या बताया दीदी ने, इंटरोगेशन यानी कि क्वेश्चन मार्क, फन यानी कि जो फनी सेंटेंसेस होते हैं, पर्सनिफिकेशन यानी कि ह्यूमन से रिलेटेड अगर कोई नॉन लिविंग थिंग को हम जोड़ रहे हैं किसी सेंटेंस में, देन इट इज कॉल्ड एज पर्सनिफिकेशन। एलिट्रेशन यानी कि रिपीटेशन ऑफ अ लेटर्स, रिपीटेशन ऑफ अ लेटर। नाउ यू आर लाइक यस दीदी इस बच्चे के जैसे खुश हो गए आप, अब इस बच्चे के जैसे खुश हो गए कि यार दीदी अब हमें समझ गया, अब हमें समझ गया। तो चलो यार जल्दी से थम्स अप दे दो कमेंट सेक्शन में, फास्ट फास्ट फास्ट, जस्ट गिव मी अ थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन, just give me a comment, thumbs up in the comment section. Okay, fourth question, fifth question, 2 क्वेश्चंस बाकी है हमारे। देखो यार बच्चा कितना पढ़ाई कर रहा है,
ये बच्चा कितना पढ़ाई कर रहा है, ऐसे कुछ पढ़ाई करते जाओ, जरा पढ़ाई वढ़ाई करते जाओ बच्चा लोग। ये देखो अब थोड़ी सी ज्ञान की बातें करते हैं। ओके, नाउ यू आर इन द 9th स्टैंडर्ड। आप अगले साल कहाँ पे जाओगे? 10th स्टैंडर्ड में। योर 9th स्टैंडर्ड इज योर बेस बच्चा लोग। अगर आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाई नहीं की, 9th स्टैंडर्ड जो है आप लोगों की पक्की नहीं की, तो ये जो 10th स्टैंडर्ड है अल्टीमेटली आपकी बिगड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। आप बोलोगे दीदी कैसा? तो यार देखो, एक ना 9th की साइंस की टेक्स्ट बुक उठा के देखो और 10th की साइंस की टेक्स्ट बुक उठा के देखो। 9th की इंग्लिश की ग्रामर की बुक, इंग्लिश की टेक्स्ट बुक उठा के देखो और 10th की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक उठा के देखो। 9th और 10th का ग्रामर तो एक ही है, 9th और 10th का ग्रामर तो सेम ही है, राइट। 9th का ये उठा के देखो, मैथ्स उठा के देखो, 10th का मैथ्स। तो 9th में क्या है, आपको बेसिक चीजें दी। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा समझ लो कि 9th में आपको ABCD सिखा रहे हैं और 10th में आपको सिखाएंगे कि ABCD से वर्ड्स कैसे बनाते हैं। अगर आपको ABC ही नहीं आई, अगर आपको ABCD नहीं आई, तो क्या आपको वर्ड्स बनाना समझेगा? वर्ड्स बनाते नहीं आए तो क्या आपको अल्फाबेट सॉरी सेंटेंसेस बनाते आएगा? नहीं। सो 9th में आपको क्या कर रहे हो, बेसिक चीजें सिखा रहे हो। इफ आपने 9th में ध्यान नहीं दिया तो क्या आपको 10th आने वाली है? क्या नहीं। 9th की बेसिक चीजें नहीं आई तो 10th में इतनी मुश्किल होने वाली है ना बच्चा लोग, क्या बोलूं। और 10th में इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फॉर एक आप देखो, अगर आपने 9th में हमेशा रोज 2 घंटे स्टडी कर लिया, लाइव सेशंस देख लिए, 1 घंटा सेल्फ स्टडी कर लिया, 9th तो बल्ले बल्ले है आपके। 9th बल्ले बल्ले होगी, अल्टीमेटली 10th बल्ले बल्ले हो जाती है, क्योंकि आपको पढ़ाई करने की आदत भी लग जाती है। बैठ के पढ़ाई करने की आदत तो लगेगी ही लगेगी, बट आपके कंसेप्ट क्लियर। पर अगर 9th में ही पढ़ाई नहीं की, 9th में ही लाइव सेशन स्किप कर दिए, तो 10th में आपको कम से कम दिन के 6-7 घंटे पढ़ाई करना पड़ेगा। आप लोग मुझसे बोलो, आपसे 1 घंटा ढंग से पढ़ाई हो रही है, 10th में आपसे 6-7 घंटे पढ़ाई होने वाली है क्या? आप बोलोगे नहीं दीदी बहुत मुश्किल जाए। तो 6-7 घंटे पढ़ाई करने से अच्छा है ना कि 2 घंटे पढ़ाई कर लो, 1 घंटा लाइव सेशन देख लेते जाओ, ठीक है, 1-2 घंटा लाइव सेशन देख लेते जाओ और उनको एक बार रीड कर लेते जाओ। खत्म पढ़ाई यार, खत्म पढ़ाई। ठीक है, लाइव सेशन देखने में क्या है, फोन उठा के लाइव सेशन यूट्यूब पे स्टार्ट करना है, बस बैठ के रहना है, आगे से टीचर आपको सब समझा रही है, अच्छे अच्छे एग्जांपल्स देके। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं। आप बोलोगे हाँ यार दीदी अब करना पड़ेगा, अब हमें करना पड़ेगा। क्लियर? क्यों बोल रही हूँ बार बार 9th में पढ़ने के लिए? क्योंकि 9th पढ़ा तो 10th आएगा। 10th का साल बहुत से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये बात याद रखना। ओके, ये लो आगे का 4th क्वेश्चन, दैट इज फ्रॉम ग्रुप्स ऑफ 4 or 5 think and discuss and add at least one or more stanza using the style and devices as the poet has used. It should include homograph, interrogation in the same rhythm and fine scheme. यानी क्या करना है, 4 या 5 लाइन का ग्रुप बनाना है। जैसे इन्होंने कैसे बनाया इस पोएट ने, लेट मी शो यू। इस पोएट ने कैसे बनाया, 4-4 लाइन का ग्रुप बनाया, राइट। वैसे आपको क्या करना है, 4 या 5 लाइन का ग्रुप बनाना है और खुद से एक पोएम बनानी है, खुद से एक पोएम बनानी है, जिसमें क्या होना चाहिए, होमोग्राफ होना चाहिए। होमोग्राफ यानी कि सेम वर्ड वाला मीनिंग, स्पेलिंग डिफरेंट मीनिंग सेम, राइट। होमोग्राफ्स होने चाहिए, इंटरोगेशन यानी कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स होने चाहिए और रिदम जो है, राइम स्कीम जो है उसकी सेम होनी चाहिए। आप बोलोगे बाप रे दीदी पोयम कैसे बना? तो चलो मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ, ठीक है। इट्स 10:40, मैं आपको दे रही हूँ 10:41 तक। ओके, मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ, जल्दी जल्दी सोचो पोयम बनाने के लिए। कुछ याद आ रहा है क्या? ओके, जल्दी जल्दी सोचो। आई एम ड्रिंकिंग द वाटर, नहीं तो मैं बता ही दूंगी, मैं आपको आंसर तो बता ही दूंगी, बट जस्ट सोचो, देखो आपके दिमाग में कुछ पोयम आ रही क्या है? क्या कोई हमारे शायर वायर, इंस्टाग्राम पे शायर वायर है क्या हमारे अभी चैनल पे जो देख रहे हैं लाइव सेशन? अगर होंगे तो जल्दी जल्दी पोयम लिखो भाई, जल्दी जल्दी। हैव डज और आर से स्टार्ट होना चाहिए वो, क्योंकि हैव डज और आर से स्टार्ट हुआ तो ही क्वेश्चन मार्क आएगा। इतना याद रखना, इतना याद रखना। चलो जल्दी, आई एम गिविंग यू 1 मिनट गाइस, थोड़ा सोचो। एक आधी लाइन, 1 मिनट में एक लाइन भी आपको ध्यान में आ गई, सूझ गई ना, तो मैं आपको बोल रही हूँ यू आर द विनर ब्रो, यू आर द विनर। चलो 1 मिनट होते आ रहा है, 1 मिनट होते आ रहा है। नाउ आंसर देखते हैं। आपको 4 लाइन बनानी है, राइट, पोएम जैसी, जिसमें कि रिदम सेम हो, क्वेश्चंस हो, ठीक है, और होमोग्राफ्स हो। तो देखो ये 4 लाइन क्या है, टू एलिफेंट्स बाथ विद देयर ट्रंक्स ऑल इन अ बैच, यानी कि जो उनकी ट्रंक होती है, ट्रंक यहाँ पे क्या है, हमारा होमोग्राफ है, हमें एक होमोग्राफ यूज करना है, राइट। तो ट्रंक क्या है, होमोग्राफ। आप बोलोगे दीदी ट्रंक कैसे होमोग्राफ है?
तो देखो यार, जो ट्रंक है उसके 3 मीनिंग्स निकलते हैं, सेम स्पेलिंग 3 मीनिंग। कौन सा? एक हाथी की सौंठ, दूसरा एक बड़ा सा स्टोरेज, और तीसरा स्टेम। ठीक है, कोई भी ट्री का स्टेम, तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रंक। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, डू एलिफेंट्स बैग्ड विद देयर ट्रंक्स ऑल इन अ बैच, यानी कि जो एलिफेंट्स है क्या वो अपने जो सूंड है उससे नहाते हैं क्या एक बैच में, ऐसा पूछा गया। और लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो देखो हमारे जो पोयम है उसके भी लास्ट में क्या दिया गया? हमेशा क्वेश्चन मार्क दिया गया है। उसमें हमेशा एक पर्सनिफिकेशन, सॉरी उसमें हमेशा एक होमोग्राफ यूज किया है। तो देखो हमने फर्स्ट लाइन में यूज करते हैं। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, आपको सारे होमोग्राफ्स लिख के दे रही हूँ। ओके, सारे होमोग्राफ्स लिख के दे। फर्स्ट इज ट्रंक, ये याद रखो, फर्स्ट इज ट्रंक। नेक्स्ट, सेकंड, हैव साइंटिस्ट क्रिएटेड अ फ्ली फ्रॉम अ स्क्रैच, क्या साइंटिस्ट ने एक फ्ली स्क्रैच से क्रिएट किया। अब यहाँ का होमोग्राफ क्या है बताओ मुझे, फटाफट बताओ इसका होमोग्राफ क्या। आप बोलोगे दीदी फ्ली है क्या? नहीं यार बच्चा लोग, स्क्रैच है, स्क्रैच। आप बोलोगे दीदी स्क्रैच कैसे? तो देखो मैं आपको बताती हूँ, स्क्रैच के 2 मीनिंग निकलते हैं। ओके, एक, अगर आपको कोई बिल्ली ने मारा या किसी इंसान ने उसके नेल से मारा, तो ऐसे करने पे क्या आता है? स्क्रैच आता है, राइट? स्क्रैच। गाड़ी को गाड़ी घिस दी तो गाड़ी पे क्या आ जाएगा? स्क्रैच आ जाएगा, एक लाइन आ जाएगी, वो एक टाइप का स्क्रैच हो गया। स्क्रैच हो गया। दूसरे टाइप का स्क्रैच क्या है? हम देखो फ्रॉम बोलते हैं, फ्रॉम वेस्ट टू बेस्ट, फ्रॉम वेस्ट टू बेस्ट, यानी कि हम डीआईवाई करते हैं। बहुत बच्चों को चाइनीज मालूम होंगे डीआईवाई के, राइट? वो क्या करते हैं, जो भी ऐसा सामान है जो कि वेस्ट में जाने वाला है, फॉर एग्जांपल आपके कुछ कांच की बोतलें होगी जो वेस्ट में जाने वाली, तो उसको क्या करते हैं? वो डीआईवाई करते हैं, वापस अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, तो उसे हम स्क्रैच करते हैं, स्क्रैच बोलते हैं, यानी कि जिस वेस्ट से हम बेस्ट बनाते हैं उस चीज को हम स्क्रैच बोलते हैं। अभी देखो ये ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है कि किसी भी हीरोइन की साड़ी देखना है या किसी हीरो का शर्ट देखना है और उसी टाइप का बना के लाते हैं। वो क्या करते हैं, किसी दुकान में जाते हैं, उसी टाइप का कलर का कपड़ा लेते हैं, टेलर के पास जाते हैं और उससे उसी टाइप का सिला के लेते हैं। तो वो क्या बोलते हैं? आई हैव मेड फ्रॉम अ स्क्रैच, यानी कि कुछ भी नहीं था, जीरो था, उससे मैंने क्या बनाया? बेस्ट बनाया। तो फ्रॉम वेस्ट टू बेस्ट, उसी को हम क्या बोलते हैं? अलग वर्ड्स में स्क्रैच बोलते हैं, ये याद रखना। सो हैव साइंटिस्ट क्रिएटेड अ फ्ली फ्रॉम स्क्रैच, यानी कि जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या एक फ्ली बना दिया स्क्रैच, यानी कि कुछ भी नहीं था, अदरवाइज एक स्क्रैच लगा था। उस स्क्रैच पर से क्या साइंटिस्ट लोगों ने फ्ली बना दिया, फ्ली यानी कि नया वायरस बना दिया क्या, ऐसे पूछा। ठीक है, थर्ड लाइन, आर द बीज हैविंग अ हाउस वार्मिंग पार्टी विद हनी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? होमोग्राफ क्या है आप लोगों का? फटाफट बताओ क्या है? स्वार्मिंग होमोग्राफ है, पार्टी होमोग्राफ है, या हनी होमोग्राफ है? यू आर राइट, पार्टी इज द होमोग्राफ। आप बोलोगे दीदी पार्टी की 2 मीनिंग बताओ भला। देखो पार्टी की 2 मीनिंग होते हैं, एक जिसमें हम एंजॉय करते हैं, नाचते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ठीक है, दैट इज वन टाइप ऑफ पार्टी। और दूसरी पार्टी क्या है बच्चा लोग? दूसरी पार्टी क्या है? पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी जैसे बीजेपी हो गई हमारा, और कौन सा था? कांग्रेस हो गया, ऐसे अलग अलग पार्टीज जो है ये। तो ये 2 टाइप के पार्टीज आएंगे, एक आएंगी एंजॉय करने वाली, ओके, एंजॉय वाली, और दूसरी आएंगे पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, पॉलिटिकल प्रोसेस वाली। तो हार द बीज हाउसिंग का स्वामी पति, आप मुझे पहले बताओ, आप ये सब इमेजिनरी लाइन्स है, राइट? ये सारे इमेजिनरी लाइन्स है। अब मुझे बताओ, आप इमेजिन कर सकते हो कि बी उनके घर में मस्त एक पार्टी कर रही, किसके साथ? हनी के साथ। इज इट पॉसिबल? नो, सो इट इज जस्ट एन इमेजिनरी लाइन। अब देखो ये फोर्थ लाइन, ठीक है, पोयम आपको खुद से लिखनी थी, आपने नहीं लिखी पोयम। अब मैं आपको लिख करके दे रही हूँ, पर आपको एक छोटू सा होमवर्क दे रही हूँ। आप बोलोगे दीदी क्या होमवर्क है? तो देखो ये जो फोर्थ लाइन है हमारी, इसमें का आपका होमोग्राफ क्या है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बता के जाना है। दिस इज योर होमवर्क, ठीक है, इतना होमवर्क करके जाना है। Did the lion spit out the clown because it tasted funny? यानी कि क्या lion ने spit out the clown, spit out the clown यानी कि क्या? उसने, क्लाउन जो होता है, क्लाउन यानी कि क्या, पहले तो बता दो, क्लाउन यानी कि क्या? जोकर। तो देखो ऐसे इमेजिन करो कि एक लॉयन ने जोकर को खाया, ठीक है, और जोकर कैसा होता है? फनी होता है। तो क्लाउन जो जोकर उसने खाया, जो क्लाउन उसने खाया लॉयन ने, वो उसको कैसे लगा? फनी टेस्ट हुआ। तो उसने क्या किया? उसको जोकर को फिर से थूक दिया। ऐसे कभी हो सकता है क्या रियल लाइफ में? नो, इट इज एन इमेजिनरी लाइफ। तो अब इसमें से आप हमें को बोलो, इसमें से आप हमें को बोलो व्हाट इज द होमोग्राफ। ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ होमवर्क में, ठीक है। तो यार देखो, आपको बस एक पोएम बनानी थी इस क्वेश्चन में, दैट वाज 4 से 5 लाइन की। कैसी बनानी थी? जिसके लास्ट में क्या है? इंटरोगेशन है, इनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। ऐसी पोएम बनानी थी जिसमें होमोग्राफ रहे और राइम स्कीम रहे। तो आपने होमो का ये बना दिया, ठीक है। ये देखो, पैच स्क्रैच, ये राइम स्कीम हो गया, ए ए, हनी फनी, बी बी। तो यहाँ पे राइम स्कीम आ गया, ए बी बी। हो गया। तो आपने पूरे मस्त एक तरीके से पोएम बना दी, एकदम प्यारे तरीके से। आई होप आप लोगों को ये पोएम समझ गई होंगी और आपको होमवर्क भी समझ गया होगा।
अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ बच्चा लोग, कि आप जब ये पोयम पढ़ रहे हो, ठीक है, मुझे पता है कि ये पोयम बहुत बच्चों का ऐसा हो रहा है ना कि यार आखिर पढ़ना क्यों है, ये पोयम कैसी है, ये पोयम समझ में नहीं आ रही। आई नो ये पोयम थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, पर ये पोयम आपको कब क्लियर होगी पता है, कब क्लियर होगी, जब आप इमेजिन करोगे। when you will imagine ना कि यहाँ पे लाइन से क्या बोली गई है, पोयम में लाइन से क्या बोली गई है, जब आप उसको इमेजिन करोगे तभी आपको क्या होगी, वो पोयम क्लियर होगी। जैसे क्लॉक्स के बारे में था, फुट हिल के बारे में था, माउंटेन फुट के बारे में था, ठीक है, तो आप सब वो चीजें इमेजिन करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपको माउंटेन फुट के बारे में था, तो जस्ट इमेजिन कि माउंटेन को पैर आ गया और माउंटेन बोल रहा है कि मैं यहाँ पे बहुत सालों से था, मुझे बोर हो रहा है, मैं दूसरी जगह पे जा रहा हूँ, और माउंटेन चल रहा है। ये इमेजिन किया तो फनी फील होता है, राइट। आप सोचते हो यार ऐसे कैसे हो रहा है, राइट। आपको बोलूंगी कि मैं रिवर पे जाके बेडशीट डालू, इज इट पॉसिबल? नहीं, पर आपको इमेजिन करना है जिससे कि आपको कंसेप्ट ज्यादा समझ में आए। सो कितना भी अच्छा टीचर रह लो, कोई भी रह लो, ठीक है, इफ आपने वो इमेजिन नहीं किया तो आपको ये पोएम समझने वाली है क्या? नहीं। तो एक एक लाइन अच्छे से पढ़ो, जैसे जैसे मैंने बताई है, बार बार पीछे जा जाके पढ़ो अच्छे से एक एक लाइन, और इमेजिन करो, देन यू विल गेट क्लियर टू इट, ठीक है। आप उसके साथ कैसे हो जाओगे, कंफर्टेबल हो जाओगे इस पोएम के साथ। नाउ क्वेश्चन 5 इज रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली देन फिलिंग द ब्लैंक्स। अब क्या दिया है आपको, एक ब्रैकेट दे दिया है यहाँ से यहाँ तक, इसमें के जो एक एक चीज है वो आपको यहाँ पे उठा के लगानी है। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे क्या है। यहाँ पे आपको क्या कर दी गई है, फनी लाइन से दी दी गई है, और आपको उस फनी लाइन में क्या सूट हो रहा है वो बताना है। फॉर एग्जाम्पल, शी हैड अ फोटोग्राफिक मेमोरी, उसकी मेमोरी कैसी थी, फोटोग्राफिक थी, पर उसने वो क्या की, डेवलप की, क्या नहीं की, उसने उसको अब यहाँ पे देखो, बट नेवर स्ट्रक इट, अब स्ट्रक बराबर साउंड हो रहा है नहीं, बट नेवर नंबर्ड इट, नंबर कर सकते हैं क्या मेमोरी को, नहीं, बट नेवर टू टायर्ड इट, ये ऐसा हो सकता है कि नहीं, बट नेवर डेवलप्ड इट, तो फर्स्ट आंसर क्या आएगा हमारा, डेवलप्ड आएगा। क्लियर? तो ऐसे आपको करना। चलो एक एक आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट, आपको आंसर्स पता होंगे तो मुझे एक बार कमेंट्स बता दो, मैं आपको रीड करके सुनाती हूँ। शी हैड अ फोटोग्राफिक मेमोरी बट नेवर डेवलप्ड। फर्स्ट आंसर तो मैंने आपको बता दिया, चलो इतना हो गया। सेकंड, ही वाज स्ट्रगलिंग टू फिगर आउट लाइटनिंग वर्क्स विद डैश हिम, ये आपको बताना है। पता है सबको, कमेंट्स में एक बार बता दो। चलो, every calendar's days dash are dash. A bicycle cannot stand on its own because it is dash. I am I am reading a book of an anti-gravity. It is impossible to dash the book. ऐसे सबके आंसर्स बताओ जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में। और देखो बच्चा लोग, कोई डाउट होगा तो वो भी कमेंट में बता देना, मैं फटाफट ले लूंगी। ओके, नाउ लेट्स गो टू द आंसर्स। दैट इज फर्स्ट, शी हैड अ फोटोग्राफिक मेमोरी बट नेवर डेवलप्ड इट। ये देखो, ये आंसर मैंने बोला, उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी थी। फोटोग्राफिक मेमोरी यानी कि क्या, जो वो सोच रही है, जो वो देख रही है, वो उसके दिमाग में कैप्चर हो जाएगा, एज अ फोटो कैप्चर हो जाएगा, पर उसने वो डेवलप किया क्या, नहीं किया। सेकंड, he was struggling to work out with lightning works when it struck him, यानी कि वो क्या कर रहा था, जब लाइटनिंग वर्क्स उस पे आ गए, ठीक है, उस पे आ गए तो कैसे वो काम करता है लाइटनिंग वर्क्स पे, वो सीख रहा था, वो उसमें स्ट्रगल कर रहा था, पर वो कैसा हो गया, उसको ही चिपक के रह गया, स्ट्रक हिम। ठीक है। थर्ड, व्हेन एवरी कैलेंडर डेज आर नंबर्ड। अब देखो, आप कोई भी कैलेंडर होगा, ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज योर कैलेंडर, कोई भी कैलेंडर होगा, यहाँ पे लिखा होगा लोकमत, ठीक है, कोई भी कैलेंडर होगा, ओके, तो इसमें जो भी नंबर्स होंगे, यहाँ पे ऐसे लिखा होगा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऐसा लिखा होगा, राइट। पर अब इसमें नंबर्स तो दिए गए होंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि क्या है, तारीख तो दी गई होगी, तारीख दी, यानी कि हर कैलेंडर पे आपको क्या मिलेंगे, नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे लिखा है एवरी कैलेंडर डेज आर नंबर्ड, यानी कि कोई भी कैलेंडर पे जाओ उसके डेज कैसे होंगे, नंबर्ड होंगे, यानी कि संडे कितना है, 1 तारीख को है, मंडे कितना है, 2 तारीख को है, ट्यूसडे कितना है, 3 तारीख को, ऐसा नंबर तो लिखा ही हुआ। ओके, नाउ फोर्थ लाइन इमेजिनरी लाइन है, अच्छे से समझना। A bicycle cannot stand on its own because it is too tight. अब एक बाइसिकल है आपके पास, राइट, वो कैसे खड़ी रहती है, स्टैंड पे। अगर आपने उसका स्टैंड हटा दिया और उसको पकड़ा नहीं, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने स्टैंड हटा दिया, पकड़े वाला था, पकड़ना छोड़ दिया, बाइसिकल नीचे गिर जाएगी, राइट। तो उन्होंने क्या बोला कि बाइसिकल खुद के दम पर खड़ी क्यों नहीं रह सकते, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा थक गई है। बाइसिकल कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन बिकॉज इट इज टू टाइट। अब ऐसी ये बात सच है क्या कि बाइसिकल खुद पे क्यों नहीं खड़ी रह सकती, क्योंकि वो थक गई है, ये बात सच है क्या, नहीं। बट यार देखो ना, मीनिंग भी है, इमेजिनरी लाइन है। जस्ट इमेजिन करो कि बाइसिकल बोल रहे हैं कि यार अब मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं खड़ी नहीं रह सकती, और वो गिर गई नीचे। इमेजिन करो, इट इज अ फनी लाइन, राइट। तो वैसे ही उन्होंने क्या बोला कि बाइसिकल जो है वो खुद पे खड़ी नहीं रह सकती, क्योंकि वो कैसी है, बहुत ज्यादा थक गई है। नाउ fifth line, I am reading a book on anti-gravity. It is impossible to put down the book. Now it is also one of the funniest line. अब देखो, वो कौन सी बुक रीड कर रहा है, एंटी ग्रेविटी।
ग्रेविटी यानी कि क्या, कोई भी चीज नीचे आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने चीज फेंकी तो ये कहाँ पे आ रही है, नीचे। किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। पर वो बुक कौन सी पढ़ रही है, एंटी ग्रेविटी की पढ़ रही है। कौन सी, एंटी। एंटी ग्रेविटी की यानी कि चीज नीचे आएगी कि नहीं, चीज ऊपर जाएगी। ठीक है, तो अब उसने क्या बोला कि मैं ये बुक पढ़ रही हूँ जो कि एंटी ग्रेविटी है। अब मैं ये बुक नीचे रखने जा रही हूँ तो ये बुक नीचे रह रही नहीं है। क्यों, क्योंकि इट इज ऑफ एंटी ग्रेविटी। यानी कि लेम जोक से बच्चा लोग, लेम जोक से यानी कि एकदम मतलब पीरियस टाइप, वैसे लेम जोक्स है। ओके, पर आपको समझ के लेने उसके पीछे का अर्थ। यानी कि बुक जो है वो एंटी ग्रेविटी है, इसलिए उसे मैं नीचे रख सकता हूँ, क्या नहीं रख सकता। इसलिए इसका आंसर क्या है, इट इज इम्पॉसिबल टू पुट डाउन द बुक। Clear everyone? Okay, 6. I'll tell you a chemistry joke, but I wouldn't get a reaction. यानी कि क्या, अब जब भी आप कुछ केमिस्ट्री करते हो, ठीक है, केमिस्ट्री में कुछ परफॉर्म करते हो तो आपको रिएक्शन मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने सोडियम लिया और उसको पोटेशियम के साथ डाल दिया, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन आएगा, राइट। तो उसने क्या बोला कि मैं तुझे जोक किसका बोलूंगा, केमिस्ट्री का जोक बोलूंगा, पर तुझे उस पर रिएक्शन मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। यानी कि क्या, केमिस्ट्री को कुछ भी करते हो तो आपको क्या मिलती है, एक रिएक्शन मिलती है। पर अगर मैंने तुझको केमिस्ट्री का जोक बोला तो तुझको रिएक्शन मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। सो आपको समझ के लेना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, यू हैव टू इमेजिन इट। ओके, 7. व्हाट डू यू कॉल वॉटसन व्हेन शेरलॉक इजंट होमलेस। यानी कि आप वॉटसन को क्या बोलते हो जब शेरलॉक आजू बाजू नहीं होता। ऑफ कोर्स आप लोग क्या बोलते हो, होमलेस बोलते हो। ये तो सबको पता ही होगी, ये लाइन बहुत फेमस है यार। तो इट यू कॉल इट होमलेस। 8. I would tell you a history joke, but it is too old fashioned. केमिस्ट्री की तरह मैं तुम्हें किसका जोक बोलूंगा, हिस्ट्री का। हिस्ट्री यानी कि क्या, पास्ट, पुराना। अगर मैं बोलूंगा कि मैं आपको हिस्ट्री का जोक बोल रहा हूँ, क्या क्या होगा, पुराने जमाने का जोक, तो वो कैसा होगा, ओल्ड फैशन होगा। पुराना जमाना यानी कि ओल्ड फैशन, अभी छोड़ जाएगा न्यू फैशन। ओके, आई टेल यू जोक बट इट वुड बी टू ओल्ड फैशन। यानी कि हिस्ट्री का बोल रहा है इसलिए ओल्ड फैशन, केमिस्ट्री का बोल रहा है इसलिए रिएक्शन। क्लियर। फिजिक्स का, आई टेल यू सम ऑफ फिजिक्स बट इट विल, यू विल नॉट गेट द न्यूमेरिकल। आप ऐसे भी बोल सकते हो। ओके, यू कैन जस्ट ऐड इट। ओके, यू कैन जस्ट ऐड इट। तो देखो यहाँ पे हमारा फिफ्थ क्वेश्चन खत्म हो गया। फर्स्ट वाज डेवलप, सेकंड वाज स्ट्रक, थर्ड वाज एवरी कैलेंडर नंबर, फोर्थ वाज अ bicycle cannot stand because it is too tired, fifth was anti-gravity, so you just put down. I'll tell you chemistry joke, then it is reaction. Watson वाला क्या था, homeless, और history वाला था क्या था, eighth वाला old fashion. Clear everyone? Now the sixth question is that read. आपको खुद से रीड करना है। अब आपको कहाँ पे जाना है, गूगल बाबा पे जाना है। गूगल बाबा की जय। आपको गूगल बाबा पे जाना है और गूगल बाबा पे क्या सर्च करना है, एलिस इन वंडरलैंड बाय लेविस कैरोल। और ये क्या करना है, आपको रीड करके आना है। मुझको कमेंट्स बताना कि आपको रीड करके कैसा फील हुआ। ओके, तो चलो यार देखो आज हमने क्या किया, पूरा पोयम खत्म कर दिया एक ही सेशन में, प्लस एक ही सेशन में हमने क्या खत्म कर दिया, एक्सरसाइज भी खत्म कर दिया। सो पोयम प्लस एक्सरसाइज ऑफ 9th स्टैंडर्ड, प्यारे प्यारे बच्चों के, ठीक है, इनका हमने खत्म कर दिया। तो पोएम भी हो गई, एक्सरसाइज भी हो गई, लर्निंग कर लेना, पोएम अच्छे से रीड कर लेना, एप्रिसिएशन लर्न कर देना, एग्जाम्स में आएगा। ठीक है, आई होप आपको सारी पोएम क्लियर हो गई होंगी। दीदी ने क्या बोला कि इमेजिन करना है, ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सेशन को लाइक जरूर कर देना, दिल दे के जाना भाई, दिल दे के जाना। कल के सेशन में जरूर आना, ठीक है, फिर से आना, और जब आओगे तब झुंड के साथ आना, फैमिली के साथ आना, फ्रेंड्स के साथ आना, ठीक है। जो है चैनल की जो लिंक है वो सबके साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने इंस्टा ग्रुप में, अपने स्नैपचैट ग्रुप में फटाफट से जाके शेयर कर दो और बोल दो कि भाई चलो आओ जल्दी चैनल पे आओ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टिल नाउ, सब्सक्राइब करो जिससे कि आपको हमारे साथ बात भी करते आएगी और अलग अलग नोटिफिकेशंस और जो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल कंटेंट है चैनल का वो भी आपको इजीली मिल जाएगा। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू अनअकैडमी एमएच बोर्ड स्कॉलर्स, और अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट कर देना। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंडिंग दिस सेशन नाउ।